हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। लौट आइए दोस्तों इस संघर्ष की राह पर। मैं एक लक्ष्य के साथ आप सभी के बीच खड़ा हो चुका हूं और दोस्तों इस क्लास में ना आज हम फिर से तबाही मचाने वाले हैं। अगर आप जैसे विद्यार्थियों का साथ हो तो हर टीचर दोस्तों हर जंग जीत सकता है ना। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों तैयारी के दरमियान ना आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती दोस्तों वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर चले गए ना भाई साहब तो लौट कर फिर आने का भी नहीं, है ना। इससे दोस्तों इससे बड़ी बड़ी भी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति दोस्तों अटल रहना है, अपने सपनों के प्रति दोस्तों आपको डटे रहना है। तो देखते हैं दोस्तों, लेकर भोले का नाम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता भी है यार कि 25 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकेंड का पेपर यूपी पीसीएल का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों नॉर्मल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चनों का टेस्ट आप तक पहुंचाने वाला हूं, है ना। इसका खंड 5वां है दोस्तों इस पेपर का। और इसको दोस्तों पूरे क्लास को देखने के बाद ना आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है और पीडीएफ की दोस्तों अपने नाम करना है, जो कहां काम आएगी, जो रिवीजन के वक्त काम आती है। दोस्तों रिवीजन एक ऐसा चीज है ना दोस्तों, रिवीजन एक ऐसा चीज है जो आपकी तैयारी को क्या करता है, आपकी तैयारी को दोस्तों और स्ट्रॉन्ग बनाता है। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 56 नंबर का। दोस्तों इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस प्रकार की जब भी क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊं ना तो क्लास दोस्तों आप तक पहुंचाने ना मुझे सुविधा हो, इसलिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ये देखिए, इसी प्रवर्धक जो संग्राही करंट को केवल निवेश संकेत को, वह शक्ति प्रवर्धक जो संग्राही करंट को केवल निवेश संकेत के पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो कराता है, क्या कहलाता है। शिद्दत से सुनिएगा, इसको हम कहते हैं दोस्तों क्लास बी प्रकार का एम्पलीफायर। किस क्लास का एम्पलीफायर है? क्लास बी प्रकार का एम्पलीफायर है। ये लाइन मैं क्यों खींच रहा हूं दोस्तों, ये कलेक्टर एमीटर का वोल्टेज यहां पर चलेगा और यहां पर कलेक्टर का करंट चलेगा, इसीलिए खींच रहा हूं, है ना। देखिए इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये कौन सी लाइन है, तो ये डीसी का लोड लाइन है। कौन सा? डीसी का ये लोड लाइन है। और यहीं पर ना सेचुरेशन पॉइंट भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहीं पर क्या है? सेचुरेशन पॉइंट, यहीं पर है सेचुरेशन पॉइंट। ये दोस्तों क्लास बी प्रकार का एम्पलीफायर का ग्राफ है। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस ग्राफ से एक क्वेश्चन पूछता है, यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर ना कट ऑफ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है? कट ऑफ पॉइंट होता है। और इसी कट ऑफ पॉइंट में ना माय डियर क्या होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट। यहीं पर क्या होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रचालन बिंदु। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, ये हिंदी से भी मैं इसको हम प्रचालन बिंदु के नाम से जानते हैं। पहले ग्राफ को कंप्लीट कर लूं, फिर दोस्तों मैं आपको पूरा इस ग्राफ के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, है ना। इसी प्रकार से आपको आउटपुट मिलेगा। और एक दोस्तों यहां पर भी सिग्नल होता है इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। यहां से इस प्रकार से सिग्नल होता है। ये एक सिग्नल हो गई और दूसरी सिग्नल ये हो गई। अब आपको समझने की बारी आ गई है। देखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लास बी प्रकार का एम्पलीफायर है दोस्तों, उस एम्पलीफायर में हमें ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर प्राप्त होता है। तो शिद्दत से सुनिएगा, कट ऑफ पॉइंट पर। कहां पर? कट ऑफ पॉइंट पर हमें क्या मिलता है? ऑपरेटिंग पॉइंट मिलता है। ऐसा क्यों ऑपरेटिंग पॉइंट हमें कट ऑफ बिंदु पर मिलता है? ताकि दोस्तों जो इस एम्पलीफायर में जो हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, वो ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों, यानी कि जो हमने सिग्नल दिया है, ये दो प्रकार का सिग्नल है। देखिए यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल है, ये एसी का। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना दोस्तों, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉरवर्ड बायस में रह सके, क्योंकि इस एम्पलीफायर में जो हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं वो ट्रांजिस्टर दोस्तों केवल फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, रिवर्स बायस में ब्लॉक हो जाता है। और जब फॉरवर्ड बायस में जो काम करेगा तभी दोस्तों उसमें कलेक्टर करंट, ये वाली करंट फ्लो हो पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कट ऑफ पॉइंट है ना, उसी पॉइंट पर ऑपरेटिंग पॉइंट दोस्तों हमें प्राप्त होता है, ताकि
दोस्तों जो इनपुट पॉजिटिव वाला सिग्नल है ना, पॉजिटिव इनपुट का जो पॉजिटिव हाफ इनपुट है दोस्तों वो फॉरवर्ड बायस में रह सके, ताकि जो इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें कलेक्टर करंट प्रवाहित हो सके। इसीलिए दोस्तों हमें ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर मिलता है, कट ऑफ पॉइंट पर ऑपरेटिंग पॉइंट मिलता है। एक बात और लिखेगा यहां पर, और वो बात क्या है, वो बात ये है दोस्तों कि इसमें शून्य प्रचालन अवस्था, कौन सी, जो शून्य प्रचालन अवस्था होती है ना, शून्य प्रचालन अवस्था तथा ऋणात्मक सिग्नल अवस्था, शून्य प्रचालन अवस्था तथा ऋणात्मक सिग्नल अवस्था, इन दोनों अवस्था में क्या होता है, जो आईसी कलेक्टर करंट होती है दोस्तों, वो उसमें दोस्तों जो करंट चलता है ना वो 0 एम्पियर का करंट चलता है। कितना, 0 एम्पियर का करंट चलता है। इसीलिए दोस्तों इसमें जो पावर हानि होता है ना बहुत कम होती है, और पावर हानि कम होने के कारण इसकी जो दक्षता होती है ना 78.5% होती है। दोबारा सुन लेना दोस्तों, शून्य प्रचालन अवस्था तथा ऋणात्मक सिग्नल अवस्था में क्या होता है कि जो इसमें ट्रांजिस्टर है, जो इसमें दोस्तों एम्पलीफायर है ना, उसका कलेक्टर करंट 0 एम्पियर उसमें चलता है, और 0 एम्पियर के कारण ही दोस्तों जो ट्रांजिस्टर है ना वो पावर लॉस बिल्कुल भी नहीं कराता। इसीलिए 78.5% क्या होता है, इतना अधिक दोस्तों इसका दक्षता होता है ना। चीजें दोस्तों क्लियर हो रही होंगी मुझे यकीन है। और एक बात ध्यान रखिए, लेकिन इसमें दोस्तों हार्मोनिक्स बहुत अधिक होता है, यही सबसे बड़ी दोस्तों इसकी कमी है। क्या है, हार्मोनिक्स विरूपण जो है दोस्तों, वो हार्मोनिक्स विरूपण इसमें क्या होता है, बहुत अधिक होता है हार्मोनिक्स विरूपण। और हार्मोनिक्स विरूपण, और दूसरी बात यहां से एक और पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें दोस्तों फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है ना, फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका 0 से लेकर के 180 अंश या 200 अंश तक। कितना, 200 अंश तक। किसकी बात कर रहा हूं, ये है आपका आउटपुट सिग्नल। ये कौन सी है, ये है आउटपुट सिग्नल, ये है इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल देखिए क्या होता है कि जब सिग्नल चलता है ना, यहाँ से 0 डिग्री से चलना स्टार्ट होता है और 360 डिग्री तक चलती है, यानी कि 360 के बाद फिर से 0 आ जाती है। तो इसमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रिकल डिग्री में, और जो हमें आउटपुट में मिल रहा है दोस्तों सिग्नल, इन दोनों में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 0 से 180 अंश या फिर दोस्तों 200 अंश तक हो सकता है ना। तो एक ही साथ दोस्तों सारा मटेरियल आप तक पहुंच गया। अब इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मुझे पूरा आप पर भी विश्वास है और खुद पर भी विश्वास है कि आप सही आंसर कर सकते हैं। एक कलर कोडिंग युक्त कार्बन प्रतिरोध का सबसे पहला कलर है लाल कलर का, है ना, और दूसरा है दोस्तों लाल, बड़ा फेमस है लाल यार, तीसरा है नीला, और चौथा कौन सा है, सुनहरा दिखाया गया है। अवरोध का संपूर्ण प्रतिरोधिक मान कितना होगा, ये आपके सामने है ना, इसको देखेगा, ये आपके सामने है ना। ऐसा क्यों दोस्तों कि जो कार्बन से बना हुआ प्रतिरोध है ना उसमें हम कलर कोडिंग करते हैं, इसको थोड़ा सुनिएगा। इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हम इसके नंबरों को प्रिंट नहीं कर पाते। ये तो फिर भी दोस्तों बोर्ड पर आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं जिस पे प्रिंटिंग करना दोस्तों पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इसमें कलर कोडिंग कर दी जाती है, और उस कलर कोडिंग के माध्यम से हम इसका वैल्यू निकालते हैं। कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखिए एक होता है दोस्तों इसका ट्रिक, बीबी रॉय, है ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बड़ा दोस्तों ये आसान सा इसका ट्रिक है, बीबी रॉय वेरी गुड, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देखिए दोस्तों वाइफ को ना वेरी गुड कहना जरूरी है, नहीं तो फिर मामला खराब हो जाएगी। तो मामला बचाने के लिए वेरी गुड वाइफ, इसका नंबरिंग यानी कि कोडिंग किया गया है। ये 0 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे, और ये 2 नंबर पे, ये है 3, और वाई आती है 4 पर, और ग्रेट आती है 5 पर, ब्रिटेन आती है 6 पर, ये आती है दोस्तों वायलेट 7 नंबर पर, ग्रीन आती है 8 पर, व्हाइट आती है 9 पर, है ना। ये कलर है इस प्रकार से। तो आपको देखिए लाल कितने नंबर पर है, तो रेड है दोस्तों 2 नंबर पर, ठीक है 2। फिर है लाल, ये भी इसको करिए 2।
जो तीसरे नंबर का पट्टी होता है ना, ये वाली पट्टी दोस्तों, ये जो तीसरे नंबर का पट्टी है, तीसरा पट्टी, ये किसको बताती है? ये मल्टीप्लायर को बताती है। तो मल्टीप्लायर को बताती है। तो देखिए फिर कौन सा है? तीसरा नीला है। नीला किस पे है दोस्तों? ब्लू, यहां पर है, देखिए ब्लू यानी नीला 6 नंबर पर। तो हम 10 की घात 6 कर देंगे। कितना कर देंगे? 10 की घात 6। इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 22 और 6 जीरो और लपेट दीजिए इस प्रकार से, ये 6 जीरो और, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस अब क्या आएगा? यहां पर सुनहरा, सुनहरा का मतलब होता है सोना, गोल्ड, है ना। तो गोल्ड का कितना होता है? प्लस माइनस 5% टॉलरेंस होता है। तो यही देखिए प्लस माइनस 5% यहां पर इसका टॉलरेंस हो गया। तो आंसर क्या बन जाता है? ए गलत, बी गलत, सी भी गलत, डी आपका सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। देखिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कभी नहीं पूछा जाता है, तो आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ने और याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मल्टीप्लायर पूछा जाता है दोस्तों, एक और मान होता है मल्टीप्लायर। इसको मल्टीप्लायर, तीसरी पट्टी को नहीं, गुणज कहा जाता है ना। तो मल्टीप्लायर दोस्तों होता है इसका 0.1 ओम। इसका क्या है? मल्टीप्लायर। किसका मल्टीप्लायर है? ये सोने का मल्टीप्लायर है ना, सुनहरा कलर का मल्टीप्लायर होता है 0.1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन दोस्तों दिल को टच कर रहा होगा ना, तो आपको क्या करना है? भली भांति प्रकार से आपको पता है। बस दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करते रहना, है ना, और कंसेप्ट पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों सब भोलेनाथ पर छोड़ देना। एक टेबल फैन है जो 0.7 pf पर सिंगल फेज AC सप्लाई से 350 मिली एम्पियर लेकर के दोस्तों ये चलती है। पंखा द्वारा खर्च कराई गई ट्रू पावर कितनी होगी? ट्रू पावर दोस्तों जैसे ट्रू स्टोरी, ट्रू लव होता है ना, बस वैसे ही ट्रू पावर भी होता है। देखिए पावर दो प्रकार की, P बराबर VI cos फाई और एक होती है P बराबर VI साइन फाई। तो इसमें साइन फाई वाला दोस्तों ये रिएक्टिव पावर है। ये कौन सी पावर है? ये रिएक्टिव पावर कहलाती है। और इसी के साथ में ये कहलाती है आपकी एक्टिव पावर, है ना, एक्टिव पावर। तो हमें किसके बारे में पूछा गया है? एक्टिव पावर। ट्रू पावर ही क्या होती है? एक्टिव पावर होती है। तो इसके बारे में सुनिए, सूत्र क्या होगा? P बराबर VI cos फाई। V कितना है? यहाँ पर सिंगल फेजिंग है ना, तो सिंगल फेजिंग के लिए दोस्तों हम 230 से 250 लेते हैं, तो हम 230 ही लेंगे, है ना, छोटी संख्या, ताकि कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो। 350 मिली एम्पियर है, इसको आप 350 को एम्पियर में बदलेंगे तो 1000 से आप भाग दीजिए, 0.35 एम्पियर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 0.35 ये प्राप्त हो गया, गुणे 0.75 आपको पावर फैक्टर दिया हुआ है ना, ये है। तो देखिएगा पॉइंट को लपेटेंगे दोस्तों तो नीचे डबल जीरो आएगा, इस पॉइंट को काटेंगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। ये शायद कटने वाली है, 25 से कट जाएगी ना, ये 3 बार में, ये 4 बार में, 4/3 हो गया। और हाँ, एक जीरो से ये जीरो कट गया, और 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, ये 7 बार में कटेगा, 5 काटेगा इसको, और 5 2 बार में काट देगा 10 को। कितना बच गया? देखिएगा P बराबर 7 × 21 गुणे 23/4 दूना 8, है ना, यही बच गया। अब देखना इसको सोल्यूशन करते हैं आगे। हमें क्या मिलता है? 21 तिहाई कितना हो जाएगा? 63, है ना, 21 तिहाई 63 की 3 हासिल 6, और 21 दूना 42, और 42 6 कितना हो जाएगा? 48। 42 6 48/8। अब इसको भाग देते हैं, है ना, 483/8 यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 483/8 बराबर कितने बार में भाग जाएगा? 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 6 बार में पूरा कट जाएगी, है ना, 6 बच जाएगा, 3 भाग न खाए 90 शून्य हो जाएगा, 30 लगा दीजिए पॉइंट। अब कितने बार में जाएगा दोस्तों? 8 × 3 = 24, है ना, बच जाएगा 6, 8 × 7 = 56, 7 बार में, यही आपका आंसर हो जाएगा। 60.37 किसमें है? 60.37 वाट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो बस दोस्तों इसी प्रकार से देखिए, जब आपको फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना दोस्तों, तो चीज़ें इतना आसान हो जाती है ना कि आप दोस्त यकीन नहीं करेंगे कि कितने कम समय में आप तीर चला सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों से, ठीक है ना। बाकी ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने खड़ी है,
3 कला 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाली इंडक्शन मोटर में स्लिप प्रतिशत का मान 2 है, रोटर करंट I2 की आवृत्ति कितनी होगी? बड़ा इजी क्वेश्चन आया है। इसकी दोस्तों क्या मजाल जो 1 मिनट से अधिक समय ले ले, है ना। देखिए FR बराबर होता है स्लिप इंटू FS, तो स्लिप इसमें दिया गया है दोस्तों 2%। 2% को हम बदलेंगे दोस्तों 0.02 आएगा, गुणे 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। पॉइंट काटेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और 50 काट देगा 100 को 2 बार में, और 2 एक कम 2 बराबर कितना आ गया? 1 हर्ट्ज आ गया। मुझे लगता है दोस्तों 1 मिनट का भी समय नहीं लगा होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है ना। ये सब आपके फेवर में आती है। 50 हर्ट्ज वाली इंडक्शन मोटर के स्टेटर की अधिकतम स्पीड कितनी होगी? देखिए सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 गुणे 50/2, क्योंकि पोल दिया नहीं गया है इसलिए अधिकतम स्पीड आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों काटेंगे ना तो कितने बार में कटेगा? ये 60 हो गया, है ना, और 6 पंचे 30, 3000 आरपीएम। कितना? 3000 आरपीएम। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार की क्वेश्चन को ना बस आपको एक नजर देखना है, बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। बाकी दोस्तों मसाला तो मैं आपको दे ही रहा हूं कि अगर प्रश्न कितना भी टफ आ जाए तो उसको कैसे दोस्तों उसको अपने कंट्रोल में करना है। 50 हर्ट्ज अधिकतम 8 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की स्पीड कितनी हो सकती है? वही दोस्तों 50 हर्ट्ज है, सिंक्रोनस स्पीड निकालना है। 120 गुणे 50 बटा अधिकतम पोल कितना है? 8 है ना। 12 पंचे 60 हो जाएगा और ये बट्टा 8 हो जाएगा, है ना। तो कितने 8 सत्ते 56, ये दोस्तों सीधा 750 आरपीएम आएगी। कितना? सीधा 750 आरपीएम आएगी। आप देखते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 है, 61 ओके रिपोर्ट है। 100 केवीए 11,000/400 वोल्ट यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी कुंडली में जो टर्न्स है ना वो 100 है, दिए गए हैं। प्राथमिक का घुमाव ज्ञात करना होगा। मैं आज आपको दोस्तों एक नया चीज बताता हूं। आप देखिएगा जो टर्न रेशियो होता है दोस्तों N1/N2 बराबर V1/V2 होता है ना, लेकिन कोई जरूरी नहीं दोस्तों, ये कहीं नहीं लिखा गया है कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है N2/N1 बराबर V2/V1, है ना, V2/V1 ऐसा भी हो सकता है। मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि दोनों तरीके से आप हल निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। देखते हैं पहला N1 कितना है, आपको कुछ नहीं दिया गया है तो N1 आपको ज्ञात करना है। N1 N2 है दोस्तों कितना? 100 टन, है ना, बराबर V1 दे रखा है 11,000 वोल्ट, 11,000 और V2 है 400 वोल्ट, ठीक है ना। अब इसको तिर्यक गुणा करिए आप, N1 गुणे 400 बराबर 11,000 गुणे 100, ठीक है। अब अगर N1 निकालेंगे तो 11,000 गुणे 100 आएगा बट्टा नीचे 400 आ जाएगी, ठीक है ना। अब 100 काट देगा 400 को 4 बार में। अब इसको देंगे भाग, कितने बार में जाएगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 9 10 11 30 हो जाएगा, है ना। और 7 चौके 28, बच जाएगा 2, 4 पंचे 20, 5 0, कितना आया? इतना टन्स आया, 2750 टन आया जब आपने इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई किया, इस वाले फॉर्मूला को। अब इसको देखते हैं करके कितना आता है। उसमें दे रखा है N2 आपको 100 दे रखा है ना, हाँ N2 100 दे रखा है बटा N1 आपको निकालना है। और V2 है दोस्तों 400, कितना है? 400, V1 है 11,000 वोल्ट। तो देखिएगा फिर वही तिर्यक गुणा आपको करना है यहाँ पर, 100 गुणे 11,000 बराबर N1 गुणे 400, है ना, N1 गुणे 400। तो N1 आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा? 100 गुणे 11,000 बटा 400। फिर दोस्तों इसको काट देगा ये 100 काटेगा 4 को 4 बार में, कितने बार में? 4 बार में। और इसको जब आप हल करेंगे ना तो 2750 टन ही पाएंगे। कितना पाएंगे आप? 2750 टन। तो बताइए प्रूफ हो गया ना दोनों फॉर्मूला की, दोनों फॉर्मूला दोस्तों काम करता है और एक समान आंसर लाता है। इसलिए कहीं पर यह नहीं लिखा गया है कि ऐसा ही होना चाहिए या फिर ऐसा ही फॉर्मूला होना चाहिए, किसी भी प्रकार का फॉर्मूला होना चाहिए। आंसर आपका आएगा 150 टन ही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और शिद्दत से सुनना अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, और न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का द एंड हो चुका है। बस देखना सिंक्रोनस मोटर के किस भाग में अवमंदक कॉइल्स प्रदान की जाती है। मैं इसमें आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा कि इंडक्शन मोटर दोस्तों किस कंडीशन में वो रुक सकती है, वो चीज भी आप सुनिएगा। सिंक्रोनस मोटर के किस भाग में अवमंदक कॉइल प्रदान की जाती है दोस्तों, पोल फेस पर की जाती है, कोई शक नहीं है, पोल फेस इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पोल फेस 4 पोल का मोटर है, और दोस्तों ये सेलिएंट प्रकार का रोटर है। इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिएगा डैम्पिंग कॉइल्स लपेटी गई है पोल्स पर, जो होल जैसे दिखाई दे रहे हैं ये स्लॉट है, इसी पर लपेटी जाती है। किस उद्देश्य से लपेटते हैं दोस्तों, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, किसके लिए, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, है ना। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग वाइंडिंग लपेटते हैं, है ना, डैम्पिंग वाइंडिंग लपेटते हैं। ये डैम्पिंग वाइंडिंग कैसे मोटर को सेल्फ स्टार्ट करती है, वो घटना सुनिएगा आप, बड़ा मजेदार कहानी है। क्या होता है कि जब सिंक्रोनस मोटर को हम सप्लाई देते हैं तो इसके रोटर पर भी देखिए वाइंडिंग है और स्टेटर पर भी वाइंडिंग है। जो स्टेटर का वाइंडिंग है ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। मान लीजिए कि 2 पोल का मोटर है, तो वो 3000 आरपीएम पर वो क्या करेगी, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करेगी, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस मोटर है, इसका जो फील्ड वाइंडिंग रोटर पर किया गया है, उसमें भी दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करेगा। ये जो 3000 आरपीएम से मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेटर वाली घूम रही है ना, रोटर के मैग्नेटिक फ्लक्स को कपल करने के लिए वो खींचने की कोशिश करेगी, तभी तो जाकर के दोस्तों दोनों सिंक्रोनाइज हो पाएंगे। इसीलिए तो नाम इसका पड़ा है सिंक्रोनस मोटर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही इसका मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेटर का रोटर के मैग्नेटिक फ्लक्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही रोटर भी खिंच जाता है, क्योंकि रोटर ही तो घूमने वाला भाग है, और रोटर ही से तो हमें आउटपुट में मैकेनिकल पावर मिलेगा। तो रोटर भी क्या होता है, वो भी सिंक्रोनाइज होने के लिए खींचता है मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। तो क्या होता है दोस्तों, अब रोटर है, देखिए रोटर का कुछ ना कुछ आकार होगा, उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। अगर कोई एक ऐसा वस्तु है जिसका बहुत अधिक वजन है, तो उसको आप अचानक से नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जैसे ही ये फ्लक्स स्टेटर का रोटर के फ्लक्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए अपनी तरफ खींचता है, उसी दरमियान रोटर भी उसी तरफ खींचती है, और रोटर 3000 आरपीएम पे जाकर के रुक जाना चाहिए, तभी सिंक्रोनाइज हो पाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रोटर क्या होती है, 3000 आरपीएम से अधिक चली जाती है, क्योंकि रोटर दोस्तों वजन है, और वजन चीज को अचानक नहीं रोका जा सकता है। 3000 आरपीएम से अधिक चली जाती है। उसी कंडीशन में क्या होता है, इस डैम्पर वाइंडिंग में एक कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि कम भी करना, अधिक भी करना, है ना। यानी कि रोटर की स्पीड मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड से अधिक हो गई है, तो इसमें एक ऐसा टॉर्क जनरेट होगा, जो टॉर्क दोस्तों क्या करेगा, विपरीत लगेगा, उस रोटर की स्पीड को 3000 आरपीएम पर लाने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन रोटर 3000 आरपीएम पर आने के बजाय वो 3000 से कम पर आ जाएगी, और फिर अगर कम पर आ गई ना भैया, तो फिर से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगी, इंडक्शन मोटर की तरह चलने लगेगी। फिर क्या करेगा, इसमें एक और टॉर्क जनरेट होगा, फिर इसको रोटर को 3000 आरपीएम पर लाने की कोशिश करेगा, सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। रोटर क्या है, वजन है, और वो 3000 आरपीएम से अधिक पर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से कभी कम, कभी अधिक, कभी कम, कभी अधिक होता रहता है, और ये फिनोमिना तब तक होता है जब तक कि मोटर दोस्तों सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती है। और इसी फिनोमिना को हम हंटिंग के नाम से जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हंटिंग के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर में, तब जाके सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनाइज हो पाता है। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं हो पाता। इंडक्शन मोटर में अगर स्टेटर और रोटर सिंक्रोनाइज हो गया ना, तो रोटर तुरंत रुक जाता है। वो मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं कैसे रुकता है। देखिए क्या होता है कि जो स्टेटर वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है ना फैराडे के नियम के द्वारा, वो दोस्तों जो फैराडे नियम के द्वारा स्टेटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको E1 नाम दिया जाता है, और रोटर वाइंडिंग में जो उत्पन्न होता है उसको E2 डैश नाम दिया जाता है। सॉरी, इसको E2 और रोटर वाइंडिंग वाले को E2 डैश नाम दिया जाता है। E2 डैश का फॉर्मूला होता है दोस्तों S इंटू E2, है ना। S क्या है, तो ये है दोस्तों स्लिप है। ये क्या है, स्लिप। आप बताइए
अगर NS और NR दोनों एक बराबर हो गए तो स्लिप क्या हो जाएगा 0%। और जैसे ही स्लिप 0% हो गई और E2 का मान मान लीजिए अगर 200 वोल्ट ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें E2 डैश कितना मिलेगा 0 वोल्ट मिलेगी। जैसे ही रोटर के बार्स पर, इंडक्शन मोटर के रोटर के बार्स पर वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, वैसे ही इसमें से करंट जो I2 है ना वो भी 0 एम्पियर हो जाएगी। जैसे ही करंट 0 एम्पियर हुआ, इसमें डेवलप टॉर्क भी दोस्तों क्या होगा 0 न्यूटन का हो जाएगा। और जैसे ही 0 न्यूटन का टॉर्क होगा, पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी। टॉर्क ही जब 0 हो गया तो रोटर खटाक से रुक जाएगी, है ना। इसीलिए कभी भी इंडक्शन मोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलाते हैं। अगर किसी तरीके से गलती से भी चल गया तो रोटर तुरंत रुक जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। हो सकता है इसमें भी ऐसा, अगर इसके फील्ड को एक्साइट करना हम बंद कर दें। इसीलिए दोस्तों फील्ड को एक्साइट करते रहते हैं हम, है ना। सॉरी, इसमें प्राइम मूवर की बात कर रहा हूं। प्राइम मूवर हम इसमें लगा के रखते हैं बड़े बड़े मोटर्स में। ये कहानी है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर की, ठीक है। टेलिंग पोल टिप किसको कहा जाता है तो वो भी सुन लीजिएगा ध्यान से। ये पोल टिप किस चिड़िया का नाम है ना। तो यहां पर है दोस्तों, देखिए मान लीजिए कि एन है और यहां पर एस पोल है, ठीक है ना। तो पोल दोस्तों, ये पोल में ना दो प्रकार के टिप होते हैं। तो इसको हम टेलिंग टिप कहते हैं, इसको हम टेलिंग टिप के नाम से जानते हैं। और यह है लीडिंग टिप, इसको हम लीडिंग टिप कहते हैं। तो ऊपर वाली जो है ना ये लीडिंग टिप, नीचे वाली टेलिंग टिप कहलाती है। और पोल आर्क किसको कहा जाता है, देखिए यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकलेगी ना N से S की तरफ जाएगी, इस प्रकार से N से S की तरफ जाएगी। तो अगर कंडक्टर दोस्तों, कंडक्टर इसी पोल, ये जो पोल है ना इसी पोल के सामने रहेगी दोस्तों, इसी पोल के सामने रहेगी। जब तक कंडक्टर इस पोल के जस्ट सामने रहेगी, यानी कि यहां पर, है ना, यानी कि यहां पर, उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स का छेदन बहुत अधिक होगा। और इसी को कहा जाता है दोस्तों पोल आर्क। इसी को क्या कहा जाता है, पोल आर्क। यानी कि जहां से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहे हैं ना, उसी स्थान पर दोस्तों, उसी के जस्ट सामने वाले भाग को हम पोल आर्क के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक टरबाइन चालित प्रत्यावर्तितों में कूलेंट का कार्य निम्नलिखित विकल्पों में से कौन करता है। बिल्कुल दोस्तों हाइड्रोजन करता है। सुनिएगा, पानी कहां पर कूलेंट का काम करता है, ध्यान दीजिएगा। जो NPCIL होता है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका क्या नाम है दोस्तों, इसका ये पूरा नाम है। तो NPCIL जो है दोस्तों, इसके कई सारे भाग होते हैं। उन्हीं में से दोस्तों एक भाग है BWR और एक है दोस्तों PWR। BWR का पूरा नाम क्या है, बॉयलर वाटर रिएक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, बॉयलर वाटर रिएक्टर। और इसको कहा जाता है दोस्तों प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ये इसका पूरा नाम है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो है दोस्तों, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, इन दोनों में कूलेंट का काम कौन करता है, तो इन दोनों में ही कूलेंट का काम दोस्तों पानी करता है। वाटर क्या करता है, इन दोनों में कूलेंट का काम करता है। वाटर किसका काम करेगा, कूलेंट का काम करेगा, है ना। तो कूलेंट का काम पानी कहां पर किया जाता है, यानी कि पानी को कूलेंट के रूप में कहां पर काम में लेते हैं और हाइड्रोजन को कहां पर लेते हैं, ये आपने देख लिया। किसी नई अर्धचालक की अवरोधकता कैसी होती है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कुचालक अर्धचालक के बीचों बीच, चालक अचालक के बीचों बीच, है ना, यही सही आंसर होगा। चालक और अचालक के बीचों बीच में क्या होता है, हमारी अवरोधक की, अर्धचालक की अवरोधक होती है। इसकी अवरोधक दोस्तों, ये चालकता, यहां से मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, अवरोधकता नहीं चालकता होनी चाहिए। डीसी मशीनों की घूर्णक भाग किस पदार्थ से निर्माण किया जाता है, वो सिलिकॉन स्टील से करते हैं। क्यों सिलिकॉन स्टील से करते हैं, सुनिएगा। अगर पूछे ना इस घूर्णक का मतलब क्या है, तो इसका मतलब दोस्तों आर्मेचर से है। इसका मतलब किससे है, आर्मेचर से। आपको पता है ना डीसी मोटर में आर्मेचर घूमती है। इसका आकार कैसा होता है ना, तो दोस्तों इसका सिलेंडर के आकार का कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, है ना, सिलेंड्रिकल
ड्रम के आकार का इसका साइज होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो परिधि कटी होती है ना दोस्तों, वो परिधि स्लॉट के रूप में होती है। किसके रूप में दोस्तों? स्लॉट के रूप में होती है। क्यों स्लॉट के रूप में होती है? ताकि हमें दोस्तों वाइंडिंग स्थापित करने में आसानी हो, वाइंडिंग को स्थापित कर सके, इसीलिए इसकी परिधि को हम क्या करते हैं, कैसा बना देते हैं? स्लॉट के रूप में विभाजित कर देते हैं। देखिएगा, हम आर्मेचर बनाने के लिए ऐसे मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं जिसका दोस्तों मैग्नेटिक गुण, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसा हो दोस्तों? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उच्च हो। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उच्च होगा तो दोस्तों उसकी परमेबिलिटी उच्च होगी। क्या होगी? परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? परमेबिलिटी उच्च होगी। और परमेबिलिटी जो है ना दोस्तों, ये परमेबिलिटी का मात्रक क्या होता है तो वो भी लिखते चलिएगा। हेनरी प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। ध्यान से सुनिए, जो आपका आर्मेचर है ना, आर्मेचर ही दोस्तों इस मोटर का एक ऐसा पार्ट है जहां से पावर कन्वर्जन होता है, एनर्जी चेंज हो जाती है, वही पार्ट आपका आर्मेचर है। और इसमें हमेशा सिलिकॉन ही क्यों मिलाते हैं? सिलिकॉन इस उद्देश्य से मिलाते हैं दोस्तों, सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जो दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, किसको दोस्तों? मैग्नेटिक गुणों को बिना नष्ट किए, क्या किए? मैग्नेटिक गुणों को बिना नष्ट किए दोस्तों जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है ना, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर सकती है? इस मैग्नेटिक फ्लक्स की चालकता को दोस्तों कंट्रोल कर सकती है। क्या कर सकती है? बिना नष्ट किए ही दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स की चालकता को कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, घूर्णक बनाने के लिए, आर्मेचर बनाने के लिए क्या लेते हैं? सिलिकॉन लेते हैं। और इसमें परसेंटेज कितना मिला होता है दोस्तों? 3.4 से लेकर के ना 4% दोस्तों क्या होता है? सिलिकॉन मिलाया जाता है। आपकी सिलेबस दोस्तों भले ही कुछ कहती हो, लेकिन ये एक्चुअल डाटा है, 3.4 से लेकर 4% सिलिकॉन ऐड किया जाता है। फिर इसको हम पोल सैम्फरिंग कर देते हैं इस आर्मेचर को, ताकि दोस्तों जिसको हम कहते हैं स्लॉट के रूप में देना, ताकि वाइंडिंग इंस्टॉल करते हम इसमें हम वाइंडिंग इंस्टॉल कर सकें। और इसमें ना 0.5 से लेकर के 1 mm की इसकी साइज होती है। हर मतलब कि हर स्लॉट की जो साइज है ना, वो 0.5 से लेकर के 1 mm की साइज की होती है। इतनी पतली क्या होती है? पत्तियां होती हैं। सूती, रेशम, ऑयल से भीगा कागज का संसेचन किस उद्देश्य से किया जाता है? मुझे पता है इसका आंसर आपको पता है। वायु कोटरिका गैप को भर रहे हैं, एयर गैप को भरना। कई बार आपने देखा होगा जो मोटर की वाइंडिंग्स होती हैं दोस्तों, इस वाइंडिंग्स को हम क्या कर देते हैं, इसमें ऑयल डाल देते हैं, वार्निश डालते हैं। किस उद्देश्य से डालते हैं पता है? क्योंकि देखिए यहां पर जो एयर गैप आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये जो एयर गैप दिखाई दे रहा है 2 टन्स के बीच में, इसमें दोस्तों एयर गैप है। जैसे ही मोटर में क्या होगा, लोड बढ़ेगा ना, लोड बढ़ने के दौरान ये वाइब्रेशन करने लगेगी। वाइब्रेशन होगा तो आपको पता है घर्षण होगा 2 तारों के बीच में, 2 टन्स के बीच में। घर्षण होने से इसका इंसुलेशन भी छिल सकता है, वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। पहली और दूसरी क्या होगा कि घर्षण होगा तो हीट अधिक हो जाएगी, मोटर जल सकती है। दोनों कंडीशन में मोटर जल सकती है। इसीलिए वार्निश डाल देते हैं तो वाइब्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि जो एयर गैप है वो पूरी तरह से दोस्तों फुल हो जाती है, फिल हो जाती है ना। ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने खड़ी है। क्वार्टज, कांच, चीनी मिट्टी तथा अभ्रक से निर्मित पदार्थ को इंसुलेट करने के लिए किस क्लास में रखा गया है? क्लास सी में रखा गया है माय डियर। किसमें? क्लास सी में रखा गया है। और इसका दोस्तों जो टेम्परेचर होता है ना, वो कितना होता है? वो दोस्तों होता है 220 250 हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख लीजिएगा। इतना होता है इसका टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है ना, इस यानी कि ये जो इंसुलेटर है, इसको टेम्परेचर के आधार पर अलग किसने किया है? वो दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, BIS ने किया है दोस्तों 1958 में। कब? 1958 में दोस्तों किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इन इंसुलेटर मटेरियल को अलग अलग उन्होंने वर्गीकरण कर दिया गया है। कॉपर के एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सुनना, जो कॉपर है ना दोस्तों, इसमें 29 होते हैं। ये कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब बड़ी बात होने वाली है। देखिए जो कॉपर है ना, इस कॉपर की 29 तो क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस एटम में 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है? देखिए 2
8 और 18, 18 2 20 8 28, यानी कि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और यही एक इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही करंट को क्या करेगा, बिंदास तरीके से फ्लो कराएगा। इसके बाद 13 किसका है, तो ये दोस्तों एल्यूमिनियम का है। ये किसका है, एल्यूमिनियम का होता है 13, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे आप, 2 2 8 है ना, 2 8 है, 8 2 10 11 12 13, 3 बच गया। लास्ट में कितना है दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो मैं भर के भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आप देखिएगा फिर है किसका, 79 किसका है दोस्तों, ये गोल्ड का है, सोने का है 79 है ना। इसको देखते हैं 79 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 18 32 है ना, 2 8 18, फिर है 32, इसके बाद देखिए 50 तो आएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा है ना। इसमें अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखिए 18 18 2 36 है ना, 37 38 39 40 और ये 30 70 8 78, एक इलेक्ट्रॉन। लास्ट में कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और 26 किसका है, तो आयरन का है, ये लोहा का है दोस्तों। 26 किसका है, लोहा का, 26। इसमें कैसे आएगा, 2 8 18 तो आएगा नहीं अब, तो 14, कितना 14, 14 और 8 22, और 22 और 2 24, 2 26, यानी कि इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए है ना। तो देखिएगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसको भरा कैसे जाता है, तो इस प्रकार से इन सभी को क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए, मान लीजिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस प्रकार से क्या होंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये मुफ्त है दोस्तों, आपस में ये कोलैबोरेट नहीं हो पाएंगे और बंध नहीं बना पाएंगे, और बंध नहीं बनाएंगे तो इस साले क्या करेंगे, घूमेंगे, और घूमेंगे तो यही करंट का प्रवाह कराएंगे है ना। जो भी दोस्तों यहां पर देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर कंडक्टर है तो उसके लास्ट में ना 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। जितने भी करंट को फ्लो कराने वाले कंडक्टर हैं उनके सब में दोस्तों या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट कक्षा में, या 2 होगा, या 3 होगा। अगर 3 से अधिक हो गए ना भाई साहब, तो फिर ये चेंज हो जाएगा, मटेरियल का नाम चेंज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, जब कोई लेड एसिड बैटरी को पूर्ण आवेश युक्त हो जाती है तो उसकी H2SO4 दोस्तों क्या हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। ये दोस्तों मैं आप पर छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन देखिए एक पॉइंट लिखेगा कि चार्जिंग के दौरान दोस्तों, चार्जिंग के दौरान और डिस्चार्जिंग के दौरान है ना, चार्जिंग के दौरान और डिस्चार्जिंग के दौरान जो इनका दोस्तों इलेक्ट्रोड होता है ना, उसकी कंडीशन क्या होती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दोस्तों क्या हो जाएगा, ये PbO2 का होता है। PbO2 किसको कहते हैं, लेड पेरोक्साइड, इसको क्या कहा जाता है, लेड पेरोक्साइड है ना। और जो निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा ना, वो दोस्तों Pb का हो जाएगा, किसका, स्पंजी लेड का, वो किसका बनेगा, स्पंजी लेड का। ये चार्जिंग के समय का कंडीशन है, और डिस्चार्जिंग के समय का जो कंडीशन है वो दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना कैसे हो जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोस्तों PbSO4 के बन जाते हैं, यानी कि लेड सल्फेट के, किसके, ये दोनों के दोनों दोस्तों लेड सल्फेट के बन जाते हैं। किस कंडीशन में, जब डिस्चार्ज हो रही होती है आपकी बैटरी तब, और चार्जिंग के कंडीशन में दोस्तों कैसा होता है, पॉजिटिव वाला लेड पेरोक्साइड का, और जो निगेटिव वाली होती है वो स्पंजी लेड की होती है। बाकी इसका आंसर आप पर छोड़ता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, तो ये रहा दोस्तों टोटल 70 क्वेश्चन, यानी कि 15-16 क्वेश्चनों का हमने सामना किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, बहुत कुछ नई नई चीज़ों से आपको रूबरू हुए होंगे। मुझे यकीन है ये क्लास आपको बहुत कुछ दिया होगा। बस उसी उद्देश्य से इस क्लास को दोस्तों अब आपको शेयर भी करना है। जितने चाव के साथ आपने इस क्लास को देखा है ना, जितने लगन के साथ इस क्लास को आपने देखा है ना, बस उसी एक लगन के साथ दोस्तों इस क्लास को भी आप बेधड़क शेयर कर दीजिए। और देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी की दोस्तों, सॉरी आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी दोस्तों। भले लेट आए, फास्ट आए, जब भी आए, जितना भी आए, जैसा भी आए, लेकिन आएगी जरूर।
ज़रूर आप पूरी तरह से कमर कस लीजिए दोस्तों, है ना। आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा, जैसे ही आता है तीर आपको अपने लक्ष्य पर चलाना है, ठीक है ना। इसका टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको मिल जाएगा PDF, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं इसका छठा वाला पार्ट लेकर। जब तक दोस्तों इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको दोस्तों हम निचोड़ कर उसकी हालत खराब नहीं कर देते ना, तब तक दोस्तों मैं पार्ट पर पार्ट लेकर आता रहूंगा। मुझे यकीन है ये क्लास आपको भी बहुत पसंद आया होगा, है ना। बाकी आप चाहे कुछ भी कहें। चलिए दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह एक नए क्वेश्चनों के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।